लेट्स सपोज कि कस्टमर ने जो है तमाम पेमेंट्स ले ली हैं बैंक से, प्रोडक्ट तैयार कर लिया है, लेकिन किसी वजह से वो प्रोडक्ट जो है कॉस्ट प्राइस से नीचे बिकता है या फिर नहीं बिक पाता, तो फिर वो जो लॉस है बैंक का रिस्क है टोटली। यही वजह है कि वो ट्रांजैक्शन जायज है, क्योंकि अगर आप बैंक का रिस्क नहीं बर्दाश्त करेंगे और वो ओनरशिप नहीं हो लेंगे तो फिर तो वो यही इसीलिए ये इस लिहाज से बड़ी अहम बात है कि आपने वो क्लाइंट को चुनना है। हर आदमी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपको पता ना हो कि ये क्लाइंट ऐसा है कि इसकी ये क्रेडिबिलिटी है, इसके परचेजर्स मौजूद हैं, इसके पास मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं, तो तब ये आप कर सकते हैं। लेकिन हर आदमी के साथ आप ये इस्तेस्ना कॉन्ट्रैक्ट कर लें, वो तो पैसे लेके भाग जाएगा और उस सूरत के अंदर वो कहेगा कि मेरे पास बायर नहीं आए। सही खरीदारी। अहमद, ये बताएं कि आपने प्रोडक्ट तो बयान कर दिया, सक्सेस कितनी हुई है इस प्रोडक्ट की? क्या पॉपुलर प्रोडक्ट है अमंग्स दी कस्टमर ये, और अगर है तो कौन से सेक्टर्स में अभी तक हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर ये जो है इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने लॉन्च किया इस प्रोडक्ट को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। खासतौर पे जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, उसको हम आज तक मुराबा नहीं दे सकते थे क्योंकि उनका रॉ मटेरियल था सुई गैस। अब सुई गैस की एक ऐसी फॉर्म है जिसका मुराबा देना, उसको स्टोर करके सेल करना एक पॉसिबल नहीं होता था। तब वो सेक्टर जिसको हम फाइनेंस नहीं कर पा रहे थे, इस्तिस्ना के बाद हम उस सेक्टर को फाइनेंस कर पा रहे हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल में हमने इसको यूज़ किया है। इसके अलावा उसके टेक्सटाइल के जो लाइट सेक्टर थे वहाँ इस्तेमाल किया है। जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, पूरे ओवरहेड्स कवर करता है, तो ये इसका एक एडवांटेज है। जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के साथ हमने इस्तिस्ना फैसिलिटी को यूज़ किया है, क्योंकि अब उनको एक सामान बनाना है, बेडशीट बनानी है, फिनिश क्लॉथ बनाना है, ग्रे क्लॉथ बनाना है, लेदर जैकेट्स बनानी है, फिर उसको एक्सपोर्ट करना है, तो उनको ठीक ठाक अमाउंट चाहिए। इस तरह फुटबॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, मुख्तलिफ एरियाज हैं जहाँ पे इस्तिस्ना को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे कि दूसरे और मोड ऑफ फाइनेंसिंग क्या क्या है जो कि बिजनेस एंड ट्रेड फाइनेंस में इस्तेमाल हो सकते हैं। डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब और अहमद अली सिद्दीकी साहब हमारे साथ शो पर मौजूद रहेंगे। इस ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। Islamic banking. Let's talk about Islamic banking. Islamic banking. Let's talk about Islamic banking. वेलकम बैक टू लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। हमारे साथ डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब और अहमद अली सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अहमद, ये बताएं कि ये तो हमने जो ब्रेक से पहले बात की थी इस्तिस्ना की, ये तो मैन्युफैक्चरर के लिए था। अगर कोई ट्रेडर है, लेट्स सपोज रिटेलर है, तो वो जो है किस तरह बैंक से मदद ले सकता है, किस तरह लोन ले सकता है? एक तो देखिए उसमें मुराबा की फैसिलिटी आपके पास मौजूद है कि मुराबा कर सकते हैं, उसको जो चीज़ परचेज करनी है हमने वो खरीद के उसको सेल कर दी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो स्टॉक होल्ड करते हैं, यानी उनके पास फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है, तो उसके लिए एक प्रोडक्ट हमारे पास है तिजारा के नाम से, जिसमें हम क्या करते हैं कि उनकी फिनिश इन्वेंट्री को परचेज कर लेते हैं, तो एक तरह से उनके पास कैश आ जाता है, उनकी अपनी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। और फिर जैसे इस्तिस्ना में होता है कि वो ओनरशिप हमारी हो गई बैंक की, अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ सेल होती है मार्केट में और हमें उसकी रिकवरी हो जाती है। अच्छा, मतलब वो ही उसमें भी यही प्रोसीजर है, या बैंक तो खुद बेचे उस फिनिश प्रोडक्ट्स को या फिर जो है लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि ट्रेडर है और इन्वेंट्री मौजूद है। अच्छा, सामान पहले से मौजूद है तो फौरन सेल ट्रांजैक्शन हो गई, इसमें ऑर्डर का टाइम पीरियड नहीं आता। अच्छा, ये जो दोनों केसेस में आपने मैन्युफैक्चरिंग में भी बताया था कि मैन्युफैक्चरर या फिर इस केस में रिटेलर जो है ओनर बन जाएगा, तो क्या वो चेंज ऑफ गुड्स होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, या फिर वहीं पे पड़े रहें जहाँ पे स्टॉक पाइल हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उसमें ऐसा तरीका होता है कि जब वो सेल करता है बैंक को, तो बैंक का ऑफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव जाके उसकी डिलीवरी लेता है। अच्छा, उसको सेपरेट कर देता है कस्टमर के अपने सामान से। ठीक है। और उसका एक गुड रिसीविंग नोट जनरेट होता है। अब ये पॉसिबल है कि हम उसको उसी के वेयर हाउस में एक साइड पे रख दें, ये भी पॉसिबल है कि हम उसको वहां से पिक करके किसी और वेयर हाउस में मुंतकिल कर दें, लेकिन क्योंकि फिर उसको प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से हम कस्टमर्स के वेयर हाउसेज में ही एक सेपरेट लोकेशन आइडेंटिफाई करवा लेते हैं या अपने सामान को सेपरेटली करवा लेते हैं और उसकी डिलीवरी ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी बिजनेसमैन को फाइनेंसिंग करवानी हो, जो उसकी एग्जिस्टिंग एसेट्स हो या कोई नया एसेट वो खरीदना चाह रहा हो जिसमें प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स कुछ भी हो सकती हैं, तो उसके लिए कौन सा फाइनेंसिंग मोड इस्तेमाल होता है? उसके लिए मुराबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म वगैरह में करना हो, और इजारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर फिक्स एसेट के लिए इजारा अगर होता है वो लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है, 3 साल 2 साल के लिए। तो उस पर यह कि बैंक उसको ख़रीद कर उसको किराए पे दे देता है इजारे पे, और इजारे की जैसे हमने कार इजारा के अंदर पढ़ा था कि वही शराइत होती है कि ओनरशिप बैंक की होती है और जो उसको इस्तेमाल करता है वो लेसी उसको इस्तेमाल करता है, उसके इवज़ वो किराया देता है, और उसकी जो मेजर मेंटेनेंस होती है, जो उसकी एक्सीडेंटल वगैरह इस तरह की जो चीज़ें रिलेटेड होती है या ओनरशिप से मुताल्लिक जो उसकी अखराजात होते हैं, वो बैंक बर्दाश्त करता है बतौर लेसौर के, बतौर मुजीर के या बतौर मालिक के। और जो इस्तेमाल कुरिंदा है यानी लेसी, तो वो उसके जो नॉर्मल
अखराजात होते हैं उसके इस्तेमाल करने के, वो बर्दाश्त करता है। ठीक है, उसूल सारे। तो जो हमने पहले इजारा में डिस्कस किए थे कार फाइनेंसिंग के, कहाँ पे ज़्यादा इसका इस्तेमाल है इजारा प्रोडक्ट का? कंज्यूमर साइड पे ज़्यादा है या कॉर्पोरेट साइड पे ज़्यादा? कंज्यूमर में तो कार फाइनेंसिंग में इस्तेमाल है इसका, लेकिन कॉर्पोरेट में यकीन इसका इस्तेमाल है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में। अब किसी को प्लांट लगाना है, मशीनरी लगानी है, जनरेटर खरीदना है, तो जहाँ पे फिक्स एसेट यानी प्लांट एंड मशीनरी इन्वॉल्व हो जाती है, इवन कमर्शियल व्हीकल्स हैं, अपने स्टाफ के लिए व्हीकल्स लेनी है, तो वहाँ पे इजारा फाइनेंसिंग यूज़ की जाती है। और डेप्रिसिएशन का किस तरह कॉन्सेप्ट? डेप्रिसिएशन क्योंकि बैंक की ओनरशिप है इस एसेट की, तो डेप्रिसिएशन बैंक के बैंक डेप्रिशिएट करता है इसको, जो कंपनी होगी वो अपनी बुक्स पे वो उसके लिए रेंटल उसका रेंट पे करता है, और उसको रेंटल उसके लिए उसका एक्सपेंस उसका रेंटल होता है, और बैंक की ओनरशिप होती है इसमें। ठीक है, तो इजारा जो है एक वाहिद है मोड ऑफ फाइनेंसिंग जो इस्तेमाल होता है फिक्स एसेट लीजिंग के लिए, कुछ और भी? नहीं, इसके अलावा एक है डिमिनिशिंग मुशारका की एक प्रोडक्ट है जो पार्टनरशिप की एक किस्म है, मुशारका की किस्म है, लेकिन इसमें बिजनेस पार्टनरशिप नहीं होती बल्कि एसेट की ओनरशिप में जॉइंट पार्टनरशिप होती है। जैसे हमने डिस्कस किया था हाउसिंग फाइनेंस में कि दो लोग मिलके, बैंक और कस्टमर मिलके घर खरीद लेते हैं, वहाँ पे घर होता है, यहाँ पे घर नहीं होता बल्कि नॉर्मली फैक्ट्री होती है, वेयरहाउस होता है, दुकान होती है, कोई प्लांट या मशीनरी हो सकती है। तो इन चीज़ों के लिए खास तौर पे जो फिक्स एसेट्स हैं यानी जो इमूवेबल एसेट्स होते हैं, फैक्ट्री, वेयर हाउसेज, शॉप्स, वहाँ पे डिमिनिशिंग मुशारका ज़्यादा सक्सेसफुल है। और इन दोनों केसेस में क्या डॉक्टर साहब के जो रिस्क है एसेट का वो बैंक का होगा या कस्टमर शेयर करता है रिस्क उसके साथ? डिमिनिशिंग मुशारका की सूरत के अंदर तो रिस्क जॉइंटली बर्दाश्त किया जाएगा। जितनी जो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसी तनासुब से, जिसको प्रोराटा कह लें आप, कि प्रोराटा बेसिस के ऊपर जो है वो रिस्क बर्दाश्त किया जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर बैंक ने 60% पैसे लगाए और 40% क्लाइंट ने लगाए, तो जो रिस्क होगा इसी हिसाब से, इसी तनासुब से बर्दाश्त किया जाएगा। लेकिन इजारा के अंदर सारा रिस्क बैंक का होगा क्योंकि बैंक उसका मालिक है, तो दरअक़त ओनरशिप से मुताल्लिक़ जितना रिस्क होता है वो ओनर बर्दाश्त करता है। तो इसमें जिस तरह फॉर एग्जांपल जो आपने बात की कि 60% बैंक का पैसा है, 40% क्लाइंट का पैसा है, तो कस्टमर जैसे जैसे रेंटल पेमेंट्स करता रहेगा उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होता रहेगा? इसमें दो अलग अलग होते हैं, एक तो रेंटल एग्रीमेंट होता है और एक अंडरटेकिंग टू परचेज होता है। तो रेंटल एग्रीमेंट के तहत वो सिर्फ रेंटल देगा उस पोर्शन का जो बैंक का हिस्सा है। सही है, ठीक है। और बाकी बैंक उसको साथ साथ ये एक फैसिलिटेट करता है कि आप अगर चाहें तो मेरा हिस्सा यूनिट बाय यूनिट, एक एक यूनिट करके खरीदते रहिएगा फेस वैल्यू के ऊपर। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो खरीदता रहता है, तो वो दूसरी किस्म की पेमेंट होती है। अगर वो चाहे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो उसका हिस्सा खरीदता रहे, तो वो उसकी फेस वैल्यू अदा करता रहेगा और एक एक यूनिट खरीदता रहेगा। जो वो यूनिट खरीदता रहेगा उसी हिसाब से उसका रेंटल कम होता चले जाएगा। इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगर बिजनेस चले ही ना, जिसमें वो एसेट्स उसने जो है लीज करवाए हुए हों, चाहे वो मुशारका से हो, इजारा हो, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देखिए यहाँ पे हमने उसके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं की। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखनी चाहिए। हमने उसको एक पर्टिकुलर एसेट किराए पे दिया है, ये पर्टिकुलर एसेट लीज किया है उसको। तो यहाँ पे हम बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को शेयर नहीं कर रहे। सही है। हमने उसको 3 साल के लिए एक एसेट लीज पे दिया है, तो उसकी जिम्मेदारी कि वो 3 साल तक उसका किराया अदा करेगा हमें, या 4 साल तक या 5 साल तक। अगर उसके बिजनेस में ह्यूज प्रॉफिट्स होते हैं तो भी उतना ही किराया देगा, अगर कम प्रॉफिट होते हैं या लॉस होता है तो भी वो किराए का एग्रीमेंट तो हमारा यही रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता कोई डिफॉल्ट कर जाता है कस्टमर, तो फिर उसके अंदर फिर वो देखा जाता है कि किस वजह से उसको क्या थोड़ी सी मोहलत दी जाए, कोई उसको फैसिलिटेट किया जाए, या फिर एसेट को रीपोजेस करके सेल कर दिया जाए। क्योंकि अगेन हमारे पास जो पैसा है वो तो डिपॉजिट होल्डर्स का है, इन्होंने हमें पैसा दिया मुदारबा में और मुशारका में कि अब इसको आप हलाल तरीके से इन्वेस्ट करें। अलबत्ता अगर वो एसेट जो है वो तबाह हो जाए या वो एसेट इस्तेमाल करना रहे, सही नाकारा हो, जिस एसेट को के अंदर डिमिनिशिंग मुशारका किया गया है, तो फिर उस सूरत के अंदर वो लीज टर्मिनेट हो जाएगी। उसकी जो रेंटल आप नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि रेंटल जो है वो उसकी यूसेज से मुताल्लिक है। जब तक वो ऑपरेटिंग है, जब तक वो यूजेबल है, उस वक्त तक आप रेंटल ले सकते हैं। लेकिन अगर वो बेकार हो गया, यूजलेस हो गया, काम कर नहीं रहा, तो फिर फौरन उसका जो रेंटल या टेनेंसी या लीज एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा।